बड़ा अच्छा प्रश्न है। डीसी मोटर में, ठीक है, डीसी मोटर में वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि किसके समानुपाती होती है? आप सब जानते हैं हमारी वाइंडिंग में आपका किसका यूज किया है? सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर का यूज किया है। मेरी जो कॉपर लॉस होती है I² होती है। यहां से स्पष्ट है कॉपर लॉस किसका समानुपाती है? धारा के वर्ग का समानुपाती है। और आप सब जानते हैं यह वेरिएबल लॉस है साहब। हमारे लोड के सापेक्ष इसके मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो सही जवाब क्या दे देंगे? धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फील्ड वाइंडिंग को लपेटने के लिए किस प्रकार की तार का प्रयोग करते हैं? अब यहां ये तो नहीं कहा है कि किस मशीन का फील्ड वाइंडिंग, लेकिन नॉर्मली हम सब जानते हैं कि सभी मशीनों में हमको फील्ड वाइंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो फील्ड वाइंडिंग का मुख्य काम ही क्या होता है साहब जी? आपका क्षेत्र फ्लक्स को, यानी क्षेत्रीय फ्लक्स को, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स को क्या करना? विकसित करना। यानी मुख्य रूप से समझिए तो यह मैग्नेटाइजेशन का काम क्या करता है साहब जी? करता है, चुंबकन का काम करता है। अब यहां जो भी हम कॉइल लेंगे, नेचुरल सी बात है, स्टील और बेयर कंडक्टर स्टील तार तो बिल्कुल नहीं लेंगे, इनामेल कॉपर लेंगे। अब ये इनामेल कॉपर जो होती है लचीली तो होती ही है। लचीली होने से क्या फायदा होता है? वाइंडिंग आप टाइट कर सकते हैं, पहला फायदा है। दूसरा साहब, इसके ऊपर इंसुलेटिंग लेयर लगा होता है। क्या होता है? इंसुलेटिंग लेयर होता है, जिससे यह शॉर्ट जल्दी नहीं करती है। जिससे क्या होता है? शॉर्ट सर्किट की स्थिति नहीं बनती है। ठीक है, स्थिति नहीं होती है। उसके अलावा क्या फायदा होता है? कॉपर आपका क्या है साहब? बेस्ट कंडक्टर है दिए गए सभी मटेरियल से। इसलिए अगर बेयर कंडक्टर यूज करेंगे तो कॉपर के ऊपर कॉपर, कॉपर के ऊपर कॉपर, सब आपस में क्या होगा? शॉर्ट कर जाएगा। इसलिए हम लोग इनामेल की हुई तार का ही क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ें। निम्न में से किस वाइंडिंग में कुंडली के प्रारंभिक और अंतिम सिरे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट बनाने का काम करते हैं। तो आइए यहां पर जो संरचना बनती है वह इस तरह की बनती है साहब। 1 2 3। ऐसी संरचना बनती है। ये हमारा कौन सा वाइंडिंग है? रेट्रोग्रेसिव है। तो रेट्रोग्रेसिव में आप जानते हैं YC का मान कितना होता है? -1 होता। प्रोग्रेसिव में +1 होता है। तो इसी में एक दूसरे को काटती भी है, क्रॉस भी करती है और शॉर्ट की स्थिति भी पैदा होती है। आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से कौन से विकल्प से आर्मेचर कोर के सही आकार और माप में वाउंड किया जाता है? यानी आर्मेचर वाइंडिंग के लिए आप कौन सी तार का इस्तेमाल करते हैं? तांबा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या होगा सही जवाब? इनामेल तांबे का तार। जिस विधि में पोलों की संख्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन आर्मेचर कॉइल को समांतर भागों में विभाजित करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समांतर में नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ 2 ही समांतर पथ में। कितना साहब? सिर्फ 2 समांतर पथ में, 2 पैरेलल पाथ में क्या करते हैं? विकसित करने की व्यवस्था बना पाते हैं। 2 पैरेलल पाथ ही विकसित हो पाता है। लेकिन साहब
विकसित होता है। लेकिन आपका पोल 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, 12 रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल पाथ मात्र 2 होती है। और ऐसी वाइंडिंग का प्रयोग साहब जी उच्च वोल्टेज के जनरेशन के लिए, उच्च वोल्टेज के विकास हेतु क्या करते हैं, किया जाता है। धारा यहां क्या हो जाती है, कम। अब तो जवाब आपके बिल्कुल आ ही गया, कौन सा वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है। चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडल, क्वाइल और समाप्ति सिरे कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी पर जुड़े हुए होते हैं। यहां पर साहब कम्यूटेटर सेगमेंट से 2 गुना दूरी, 3 गुना दूरी, 4 गुना दूरी नहीं बोला है। सिर्फ क्या कह रहा है, कम्यूटेटर सेगमेंट का जो दूरी है बस उसी पर क्या है साहब जी, जुड़ा हुआ है। ऐसा स्थिति है विद्यार्थी जी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर थोड़ा सा संरचना में हम बदलाव करते हैं। ऐसा, अब देखिए एक दूसरे के बीच में ये आपका कम्यूटेटर सेगमेंट YC1, YC2, बस एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यानी अगले में सब में क्या हो रहा है, +1 +1 +1 हो रहा है ना। तो ये आपकी कौन सी है, सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग है। कौन सी है, सिंपलेक्स वेव। डुप्लेक्स रहता तो 2-2, ट्रिप्लेक्स रहता तो 3, क्वाड्रप्लेक्स रहता तो 4-4 का डिफरेंस आता। चलिए सरकार जी आगे बढ़ते हैं। कह रहा आर्मेचर कोर है हमारा, सपोज कर लीजिए आर्मेचर कोर है, यहां भी आपकी क्या है, मान लीजिए स्लॉटेड स्ट्रक्चर है, खांचा है, और इस स्लॉटेड स्ट्रक्चर में इंसुलेट किए हुए कंडक्टर की व्यवस्था, यानी इसमें जो हम कंडक्टर लगा रहे हैं इस खांचे में, वह इंसुलेट किया हुआ कंडक्टर है, और उस इंसुलेट किए हुए कंडक्टर इसमें लपेटने का काम कर रहे हैं। तो हमारे आर्मेचर कोर पर जो वाइंडिंग की गई है उसे किस नाम से जानते हैं, जो वाइंडिंग की जाती है उसे स्वाभाविक सी बात है क्या कहते हैं साहब, आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। D11 साहब एक आध क्वेश्चन मिस हो गया होगा, है ना, एक आध मिस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच में क्या होता है, 2 कंडक्टर का अंतर होता है। कम्यूटेटर पिच का अंतर नहीं होता है, 2 कंडक्टर का अंतर होता है। जल्दी से दिमाग लगाइए, बताइए। अगर 2 पिच का अंतर होता है तब तो हम लोग डुप्लेक्स पर जाते, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। वेव में तो हम देख ही रहे हैं कि सिंपलेक्स वेव या वेव बात वही है। तो हमारा कौन सा है, वो लैप है। और लैप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पैरेलल वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। और साहब जी एक छोटी सी बात बताइए दीपक जी, लैप वाइंडिंग में क्या हमारा क्वाइल ओवरलैप भी होता है, एक के ऊपर दूसरा कुछ कुछ चढ़ा हुआ भी होता है, बिल्कुल चढ़ा हुआ होता है। एकदम सही जवाब है, क्या होता है, यहां वाइंडिंग ओवरलैप वाइंडिंग भी होती है साहब, तभी तो आपका पैरेलल होता है। और इसका प्रयोग जो है आप जानते हैं, उच्च धारा व
निम्न वोल्टेज के लिए करते हैं। और साथ ही साथ साथियों यह भी याद रखिएगा कि ऐसे केस में पैरेलल पाथ की संख्या पोल की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए साहब, अब कंफर्म कहने की क्षमता तो मेरे अंदर नहीं है, मैं तो खुल के बोलता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं ही सब कुछ, लेकिन मैं तो कहता हूं कि मेरे पास वो क्षमता ही नहीं है। मेरे पास क्षमता होता तो अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड होता, अब 15 मिनट बाद आप परीक्षा हॉल में प्रवेश कर जाते, और सुबह जागते जागते आपका रिजल्ट आ जाता, और कल दोपहर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेते, और वहां से लौट के आते मेल पर ज्वाइनिंग लेटर भेज देते, अब मंगलवार को मिठाई खा के आप ज्वाइनिंग करने चले जाते। मेरा पावर होता था हम तो ये काम करते, लेकिन ये पावर मेरे पास है नहीं। जिनके पास पावर वो हल्ला खाली मचाते हैं, काम कुछ करते नहीं है कि नहीं है। आइए साहब, तो एक कंडक्टर जिसमें श्रृंखला में कई टर्न्स जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है साहब? कह रहा है जिसमें सीरीज में कई सारी क्या होती हैं, टर्न्स हमारी जुड़ी होती हैं। आप जानते हैं हमारा कॉइल नेचुरली कई टर्नों का क्या होता है, समूह होता है, लेकिन कह रहा है श्रृंखला में कई टर्न जुड़ी होती है, उसे किस रूप में जानते हैं साहब जी? यह जो व्यवस्था होती है वह भाग आपका वो भाग होता है जो मेरे खांचे के भीतरी पोर्शन में होता है, जिसे हम लोग समान रूप से क्या कह सकते हैं साहब, एक्टिव साइड के रूप में भी जानते हैं। और यह एक्टिव साइड जो होता है यहीं पर हमको क्या मिलती है, ईएमएफ का उत्पादन होता है। बाकी इधर इधर वाला जो भाग है जो कि हमारा भीतरी हिस्से में नहीं है वह पैसिव साइड है, यह सपोर्ट के लिए होता है। क्या होता है विद्यार्थी जी? यह सपोर्ट के लिए होता है। तो एक्टिव साइड से बिल्कुल परिचित कौन सा शब्द है? कॉइल तो बन गया, जैसे समूह हुआ तो कॉइल बन गया, लेकिन क्या हो जाएगा? ये कॉइल साइड हो जाएगा। कई सारे टर्न्स को जब हम एक साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो आप स्लॉट के भीतर करते हैं, और वो वाला भाग आपका क्या कहलाता है? कॉइल साइड कहलाता है। कॉइल साइड के दो पक्ष हैं, एक एक्टिव है दूसरा पैसिव है। एक्टिव में हमको ईएमएफ मिलता है, और पैसिव सपोर्ट के लिए होता है। मशीन के दो निकटवर्ती ध्रुवों के केंद्र के बीच की दूरी को साहब, बड़ा ही कठिन प्रश्न आपके बीच आ गया है। ये देख लीजिए साहब जी, यह मेरा पोल है, यह मेरा पोल है। अब हमने कहा है सरकार कि ये मेरी एक वाइंडिंग भी यहां दे दी गई है। इस पोल के मध्यवर्ती भाग और यहां के मध्यवर्ती भाग के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? पोल पिच। क्या साहब जी इसे हम पोल स्पैन कहेंगे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? स्पैन और पिच दोनों सेम होता है, और हमारे इस दोनों पक्षों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कॉइल स्पैन कहते हैं। जरा पंकज यादव जी थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, थोड़ा कष्ट कीजिए, ठीक है। अब कष्ट ये करना है, ये है मेरा पोल पिच, पोल पिच, ये मिडिल सेंटर, मिडिल सेंटर, मिडिल पोर्शन से बराबर बराबर में हमने वाइंडिंग को क्या किया है? लपेटा है। अब बराबर बराबर में जब लपेटा है तो अब इस वाइंडिंग को, बाकी लोग शांत रहिएगा, अब इस वाइंडिंग को किस नाम से? फुल पिच वाइंडिंग। बिल्कुल सही आपने कहा, क्या हो जाएगा ये? फुल पिच। यहां पर पोल स्पैन कितना है, कॉइल स्पैन कितना है? पोल स्पैन का कितना डिग्री मान है, कॉइल स्पैन कितना है? 180 180 है। बिल्कुल विद्यार्थी जी, लाइब्रेरी जाने से फायदा हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ हाँ। कितना है साहब? 180 डिग्री है। नेचुरल सी बात है। ऐसे बाबा आउट कर दिए हैं रिजल्ट, 20% लड़का का रिजल्ट हो गया, 80% का नहीं हो रहा है। अब 20% में कौन कौन यहां बैठे हुए हैं देख लीजिए। अब तुमको टारगेट कर लिया है। चलिए साहब कॉइल स्पैन, ठीक है कि नहीं? आइए चलिए नहीं मजाक वाली बात नहीं है, सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो गया? पोल पिच। आइए चलिए, बिरकेश्वर रतन जी जो आपके मित्र थे, परिचित थे, उनका भी बिहार पुलिस का रिटर्न निकला है, बहुत अच्छी बात है। आइए साहब, बीच में थोड़ा सा देशाटन में चले गए थे, लेकिन फिर लौट आए हैं, ठीक है कि नहीं? बिरकेश्वर जी अब लौट आए हैं, बिहार आ गए हैं, ठीक है ना, लेकिन ऑनलाइन हम लोगों से जुड़े हुए हैं। आइए, यदि वाइंडिंग में कॉइल पिच पोल पिच से अधिक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अभी दो चीज हमने कहा आपसे, यदि पोल पिच और कॉइल पिच बराबर बराबर हो, ध्यान रखिएगा, पोल पिच बराबर क्या हो जाए? कॉइल पिच, तो यह मेरी क्या होती है? पोल पिच वाइंडिंग कहलाती है या कॉइल कहलाती है। नेचुरल सी बात है। अगर यह छोटा हो साहब, कॉइल पिच छोटा है किससे, तब यह क्या कहलाती है? शॉर्ट पिच या
शॉर्ट कॉर्ड कहलाती है। अगर आपका मामला उलट हो जाए, मेरा कॉइल पिच बड़ा हो जाए पोल पिच से, ने कहा है ऐसे केस में क्या होगा, शॉर्ट की जगह लॉन्ग कॉर्ड, स्वाभाविक सी बात है। तो मेरा क्या राइट आंसर होगा, लॉन्ग कॉर्ड। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित सामग्रियों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो साहब आर्मेचर वाइंडिंग में बिल्कुल कागज की तरह सफेद पेपर जैसी संरचना वाला माइकानाइट का प्रयोग किया जाता है, जो कि इंसुलेशन के लिए भी मदद करता है और साथ ही साथ अटैच करने में हमें हेल्प प्राप्त होती है। माइकानाइट आपका क्या है, यहां पर सही उत्तर है। सोना का प्लेट तो यहां पहनने के लिए हो ही नहीं रहा है, सोना का प्लेट लगाएं साहब। आए नहीं साहब है, साहब सोना का पहने हैं सोना का है, वो बीएसपीएसएल पर उठा है, नहीं जी ये एलपी पर उठाया है। वो सोना वाला कौन सी पर उठाया है? एक नीलम है, एक सोना है, ये साथ में नीलम का है, इस उंगली में, इसमें गोल्ड का है। हीरा वाला आएगा, वो उठाएगा, लगता है एलपी पर हीरा उठाएगा, बीएसपीएसएल सोना उठाया है, एक्टिव लड़का है। चलिए, आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में सामने वाले पिच और पीछे के पिच के बीच का संबंध कैसे व्यक्त किया जाता है? प्रोग्रेसिव में साहब जी हम जाएं तो पीछे और सामने वाले के बीच का क्या होता है, YC आपका +1। रेट्रोग्रेसिव में क्या होता है, -1। तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा साहब, धनात्मक संकेत होता है, पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है कि नहीं? चलिए, आपके साथी जी विद्यार्थी जी भी बिहार पुलिस का रिटर्न निकाल लिए हैं, वो नवयुवक वहां जो है बिहार पुलिस, हाँ वो भी रिटर्न निकाल लिया है। मीडियाबाजी सब नहीं करता है तुम लोग जी, सोशल मीडिया इस सब पर नहीं डालता है जी मेरा हो गया बिहार पुलिस से। अच्छा, फाइनल होने के बाद वर्दी पहन के डालेगा, अच्छी बात नहीं तो पता चलेगा उसको भी कोई सोना वोना का अंगूठी मिल जाएगा कि नहीं। पंकज जी फॉर्मे भरे है कि अंगूठी दो ले लिए अब डाल देगा पोस्ट तो टारगेट हीरा का लेना, इसीलिए साइलेंट है अभी। सही बात है ना जी। चलिए, अच्छा लड़का है। इंटरफेज के बीच का संबंध जिसे एक स्टार या डेल्टा तरीके या फिर दोनों तरीके से जोड़ दिया गया है, क्या कहा जाता है साहब? देखिए साहब जी, जैसे ही बात हो जाती है यहां पर स्टार व डेल्टा की, तो ये तो आपका 3 फेज का सिस्टम हो गया। यहां पर तो सीक्वेंस RYB का बहुत मैंडेटरी रोल होता है, इसके बिना तो बाकी चीजों का कल्पना संभव ही नहीं है। और इसमें यह भी कह दिया है इंटरफेज, यानी फेज का फेज के साथ। तो ऐसी स्थिति में जो भी कनेक्शन बनेगा उसे नेचुरली हम किस नाम से जानेंगे, फेज कनेक्शन के नाम से। परिभाषा ही है उसका। किसी कुंडली का वो हिस्सा जो एक स्लॉट में रहता है उसे क्या कहा जाता है साहब जी, जल्दी बताइए। कुंडली का वो हिस्सा जो एक ही स्लॉट में है, नेचुरली किस नाम से जानेंगे, कॉइल साइड कहेंगे साहब जी। वो ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है और यही वाइंडिंग आपका प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के रूप में काम करती है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है साहब जी। इधर में N1 टर्न हो गया, ये N2 हो गया, ये वाला भाग N1 - N2 हो गया। इंडक्टिवली और कंडक्टिवली, इंडक्टिवली और कंडक्टिवली दोनों तरह से क्या करती है साहब जी, यह हमारे पावर को ट्रांसफर करने में मदद करती है। किस नाम से जानते हैं सरकार, ऑटो ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। वोल्टेज और करंट ट्रांसफार्मर ये दोनों आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, उच्च वोल्टेज और उच्च धारा के मापन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जरा सा जवाब दे दीजिएगा मोबाइल वाले विद्यार्थी, करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है कि स्टेप डाउन होता है? वही नहीं कहे 1 लाख का मोबाइल चलाइएगा तो गलत आंसर नहीं दीजिएगा, सही कहां से दे पाइए, है कि नहीं? तब स्टेप अप होता है, ठीक है। अब पीटी क्या होता है, स्टेप डाउन होता है, समझे कि नहीं? क्लास में इस पर ध्यान देना है, रंग बिरंगा करने में ध्यान नहीं देना। साहब अपना वो बदलते रहते हैं बीच बीच में, मोबाइल का जो कवर बदलते रहते हैं, वो डिजिटल कवर बदलते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना है, यहां ध्यान दें। सीटी हमारा क्या होता है, स्टेप अप होता है। अब पीटी क्या होता है, स्टेप डाउन होता है। अप होता है तो वोल्टेज तो बढ़ती है सेकेंडरी में, लेकिन करंट घट जाती है। इसीलिए साहब जी यहां पर स्टेप अप इसमें करंट बढ़ती है लेकिन वोल्टेज घट जाती है। तो हम सेकेंडरी में 110 120 वोल्ट का वोल्टमीटर लगा के माप लेते हैं, एनालिसिस हो जाता है। अगला प्रश्न आइए साहब जी,
निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट से स्लॉट एरिया के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है? तो स्लॉट स्पेस फैक्टर होता है। क्या होता है? स्लॉट स्पेस फैक्टर। इसका फॉर्मूला ही होता है साहब कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट बटा आपका क्या होता है? स्लॉट एरिया। तो मेरा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्लॉट स्पेस फैक्टर। आइए साहब जी, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है? साहब आप जानते हैं मेरी धारा किसके समानुपाती होती है? क्रॉस सेक्शन एरिया के समानुपाती होती है। और आप जानते हैं मेरा प्रतिरोध किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, मेरी प्रतिरोध क्या होगी? घटेगी। अब मेरी प्रतिरोध घटेगी तो नेचुरली आपका क्या हो जाएगा? धारा बढ़ जाएगी। स्वाभाविक सी बात है। यानी अब आप यहां से क्या समझ पा रहे हैं कि आपका करंट कहां पर कम होगा? तारा क्रॉस सेक्शन ज्यादा, क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो नेचुरली आपकी क्या होगी? प्रतिरोध कम। प्रतिरोध कहां होगी? धारा अधिक होगी एलवी वाइंडिंग में। एलवी वाइंडिंग में वोल्टेज कम होता है, करंट ज्यादा होती है। आप जानते हैं मेरा ट्रांसफार्मर ओम के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए सरकार यहां से क्या क्लियर हो रहा है? हमारे एलवी वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। आइए साहब जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एसी मशीन में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? साथियों, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो है वह अलग अलग खांचों में क्या होती है? वितरित रहती है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करते हैं। हमारे आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्टेंस ये दोनों का मान नेचुरली कम होता है। सही बात है। चालक के समान वितरण होने से एक जगह चालक कलेक्ट नहीं होता, हीट लॉस ज्यादा नहीं होती, हीट लॉस कम होती है, शीतलन बेहतर होता है। नवयुवक जी अब कह रहा है जो इंड्यूस ईएमएफ का वेव फॉर्म है उसमें भी साइनोसॉइडल होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, यानी आपका प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म हमको प्राप्त होता है कि नहीं है? लेकिन साहब जी यह तो मेरे एडवांटेज में था, डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक को भी कम करता है, लेकिन ये कह रहा है नहीं करता है। इसीलिए विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, ये मेरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इसीलिए उत्तर किसको देंगे? डी को। इसकी विशेषता होती है डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स को भी यह क्या करता है? बिल्कुल हटाता है। ये कह रहा नहीं हटाया जाता है। चलिए साहब आइए आगे बढ़ते हैं। अब 20 में देख लीजिए, क्वेश्चन बड़ा ही दमदार दे दिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 8 पोल वाले तरंग कुंडलन में डीसी मशीन के आर्मेचर में कितना समांतर पथ होगा? आपका पोल कितना है साहब जी? 8 है। वाइंडिंग कौन सी है? वेव है। आपको तो कहा था वेव वाइंडिंग पोल से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। पोल कितनों दे दीजिए, इसे कोई लेना देना नहीं है। इसमें हमेशा ए का मान कितना? 2 होता है। तो जवाब क्या दीजिएगा सरकार? ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग कंप्यूटर का टेस्ट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।